गुड इवनिंग गाइस। वैशाखी की शुभकामनाएं आप सबको। एंड वैशाखी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आज इसलिए आई हूँ ऑनलाइन एंड इसलिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि वैशाखी का दिन शुरू हुआ शौक से मेरा एक्चुअली। एंड पापा को एक छोटा सा स्ट्रोक हुआ है जिसकी वजह से मुझे वीडियो शूट करना पड़ रहा है। आप में से बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि पापा का स्ट्रोक हुआ है पर ये लड़की वीडियो में लगी है। ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। कल पापा को स्ट्रोक हुआ था सुबह 6 बजे और हम लोग उनको एडमिट कर पाए रात के 9 बजे। बस इसलिए क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है एंड लॉकडाउन भी चल रहा है, कोरोना वायरस का डर भी है। हर एक अस्पताल में, हर एक नर्सिंग होम में कोई नहीं भर्ती करना चाहता है कोई भी पेशेंट को। सो अगर आपको स्ट्रोक हुआ है एंड उस बीच में बुखार भी है तो वो बहुत ज़्यादा होगा। तो मुझे 2 चीज़ कल एक्सपीरियंस हुआ। एक है कि अगर इस लॉकडाउन में अगर आप बीमार होते हो तो आपको कोई डॉक्टर भी कोई भगवान नहीं बन पाएगा, मतलब कोई बचा नहीं पाएगा आपको। बहुत ही मुश्किल होगी, आपके साथ साथ आपके फैमिली वालों को भी बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। एंड दूसरी बात ये है कि गाइज़ मुझे कल ये फ़ील हुआ कि मेडिक्लेम क्यों करना चाहिए। तो गाइज़ सुबह जब मैं उठी तो सुबह मैं नींद में ही थी। सुबह कुछ 6:30 पौने 7 बज रहा था तो मम्मी आके बोल रही है, एक्चुअली शायद आप लोगों को बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो निकनेम है जेनी के अलावा भी मेरे एक ऑफिशियल नाम है जो कि है देवजानी, और एक और नाम है घर में जो मम्मी पापा मतलब इधर मुझे बुलाते हैं सब लोग, वो है पिंकी। तो मम्मी बुला रही है कि पिंकी उठो, तुम्हारे पापा की पापा बात नहीं कर पा रही, लाइक पापा की बातों में बातें अटक रही है। तो मुझे लगा ही कि नींद में रहते हुए मेरे पूरे सेंसेस सारे काम करना नहीं स्टार्ट हुआ था, तब भी मुझे लगा कि पापा को स्ट्रोक हो गया है। क्योंकि पापा को आज से 5 साल पहले भी एक बार स्ट्रोक हुआ था, तब मैं शायद हायर सेकेंडरी पास की थी उस टाइम पे। एंड बस पापा को स्ट्रोक होने के कारण बहुत उस टाइम पे बहुत छोटी थी तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता था, पर अभी मुझे सुन के पता चल जाता है कि हाँ किस सिम्टम्स क्या है। तो मैं दौड़ के मतलब नींद से उठ के भाग के गई नीचे के रूम में, पापा के रूम में, एंड देखा पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो मतलब उठ के बैठने की कोशिश कर रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। एंड वो एंड उसके बाद मैं पूछ रही हूँ पापा तबीयत ख़राब लग रहा है, क्या हुआ? तो बोल भी नहीं पा रहे, ऐसा अटक रहा, तब खराब है, ऐसे बात कर रहे हैं। तो मैं फिर भैया को बुलाई। भैया फिर उठ के हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम फाइनली हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे। घर पे रहते हुए ज़्यादा टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। तो सब उठते उठते पापा को थोड़ा पहले उनको ठंडा किया, क्योंकि जो स्ट्रोक यूजुअली होता है हाई प्रेशर की वजह से होता है। पापा को बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था, तो हमने सोचा कि क्यों ना पापा का गर्दन में थोड़ा, सर पे थोड़ा पानी दिया जाए, तो शायद हो सकता है ठंडे पानी डालने से, मतलब कि नॉर्मल पानी जो कि ठंडा होता है सुबह, और ठंडे पानी से उनको थोड़ा आराम मिले। वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अभी हर एक जगह पे। तो हमने उनको पहले थोड़ी देर ठंडे पानी डाला, गीले कपड़ा देखे तक गर्दन में रखे थे, फिर सर में 2-3 फ़ैन जितने भी थे घर एक रूम में, मेरे रूम में जितने फ़ैन्स हैं वो सारे फ़ैन ऑन कर दिए। ऑन करने के बाद भी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी थी, तो हमने सोचा हम उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो हम जब निकले घर से हॉस्पिटल के लिए, हमें लगा कि हाँ यहाँ पे जाएंगे, बस हॉस्पिटल में डॉक्टर को देंगे और ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुबह 7 बजे जब भी हम घर से निकले पापा को लेके हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तो हॉस्पिटल के बाहर एक मार्केट ऐसे बाज़ार से होके गुज़रता है रोड, तो दोनों साइड इतना ज़्यादा भीड़ था। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना को मेंटेन करने के लिए, उसको कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है, पर वैशाखी के कारण इतना ज़्यादा भीड़ था उस दिन। मैं शॉक हो गई बाहर जाके। जो भी है हम बस कुछ हिसाब से किसी तरह हॉस्पिटल पहुँचे। तो फिर घर से जब निकले हम, तो ऐसा हुआ सीन, मैंने आपको दिखाया कि हाँ हॉस्पिटल गए, नहीं हॉस्पिटल शायद नहीं गए थे,
जी हाँ, एक पहले उस हॉस्पिटल में जो जहाँ का सीन मैंने दिखाया, हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पे तो कोई डॉक्टर नहीं था वैसे, उस टाइम पे हो रहा था 8 बज रहा था। तो रिसेप्शनिस्ट सारे वगैरह बोले कि अभी तो डॉक्टर नहीं है, पर आप वेट करना होगा आपको, अदरवाइज़ जो डॉक्टर के नीचे होता है आरएमओ, जो कि मतलब थोड़ी बहुत चेकअप करके बोल सकते हैं कि आपको क्या हुआ विज़िट करने के लिए। तो उन्होंने चेकअप किया एंड उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं है। और मैंने बोला नहीं, ये तो स्ट्रोक के सिम्टम्स है, इससे पहले भी उनको 5 साल पहले हुआ था, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, क्योंकि मुझे पता है ये स्ट्रोक के सिम्टम्स है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी उन्होंने मुझे समझा के बोला कि देखो अभी जो है हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। पर वो कोई नया हॉस्पिटल नहीं था, मतलब कि नर्सिंग होम में ले गए थे और काफ़ी अच्छा नर्सिंग होम था। तो वहाँ पे कहा गया कि अभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो लोग अभी भर्ती नहीं करवाना चाहते हैं। और ये भी कहा कि डॉक्टर भी अभी नहीं है, डॉक्टर आएंगे 10:30-11 बजे के आसपास। अगर आप 10:30-11 बजे तक वेट कर सकते हैं तो फिर ठीक है, आप वेट कीजिए। पर हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि इतना लेट कोई स्ट्रोक पेशेंट को रखना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो 10:30 बजे तक बिना वेट के हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि हमें ये भी पता चला कि वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल नहीं है। पहले एक हॉस्पिटल में गए तो फिर दिमाग लगा कि डॉक्टर के घर जाए, क्योंकि वही हॉस्पिटल में जो डॉक्टर आने वाला था उसका घर हमें पता था। तो हम उसके घर पे गए एंड घर पे जाने के बाद हमें जो रिस्पॉन्स मिला, मैं डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर वो एक डॉक्टर है, उनका क्लिनिक बंद था और उनके क्लिनिक जो है उनके घर के पास ही था। तो मैंने उनके घर पे गए, किसी ने हमें हेल्प किया कि ये क्लिनिक तो बंद है, क्लिनिक इतने बजे खुलेगा, पर उनका यहीं पे घर है, अगर आपको इमरजेंसी है तो आप घर पे जा सकते हैं। तो जैसे ही हम घर पे गए तो डॉक्टर से तो नहीं मिले, पर उनके पापा से बात हुई। उनके पापा ने कहा कि डॉक्टर साहब अभी नहीं मिल सकते, और डॉक्टर साहब 2 हॉस्पिटल का नाम लिया नर्सिंग होम का। उन्होंने कहा कि 2 नर्सिंग होम में इतने इतने बजे तक वो आने वाले हैं, आप वहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हैं, या तो वेट कीजिए, वो 2 नर्सिंग होम कंप्लीट करके चेकअप करके आएंगे, तब जाके अपना क्लिनिक ओपन करेंगे, तब देखेंगे। तो हमने सोचा अगर उनको अपने क्लिनिक में दिखाना है, ये सर्दी खांसी बुखार तो नहीं है नॉर्मल कि हाँ हम वेट करें क्लिनिक खोलने, तो हम किसी तरह डॉक्टर के घर से जल्दी से निकले, वहाँ से पापा को लेके। और उन्होंने जो दो हॉस्पिटल का नाम बोला था, हम दूसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार हो गए जल्दी से, ताकि डॉक्टर आए तो पहला पेशेंट पापा ही हो और पापा को चेकअप करें। तो हम वहाँ से जल्दी से जितना जल्द से जल्द हो सकता था हम वहाँ से निकल गए। ये रहा उनका क्लिनिक। तो ये क्लिनिक भी था घर के पास ही था, तो उसी रास्ते में हम लोग निकल पड़े, फिर से अपने घर की तरफ आने लगे। दो हॉस्पिटल का नाम लिया जो कि हम पहले घूम चुके थे एक में। दूसरा जो हॉस्पिटल था वहाँ पे हम गए। जाने के बाद पहले तो हमें एंट्री नहीं मिल रही थी। पहले तो हमें चेकअप किया गया, कोविड-19 वाला जो टेस्ट मशीन आता है, उसमें किसी को है तो नहीं, पेशेंट को है तो नहीं। तो गेट ओपन नहीं कर रहे थे, हमने कहा कि हम डॉक्टर के घर से आ रहे हैं। डॉक्टर ने हमें कहा कि वो अभी यहाँ पे आने वाले हैं, तो हम इसीलिए आए हैं उनको चेकअप करवाने के लिए। तो फिर गार्ड ने कॉल करके कंफर्म किया कि हम सच बोल रहे कि नहीं। जब गार्ड ने कॉल किया तो गार्ड ने किसी तरह कंफर्म होने के बाद गार्ड हमें अंदर जाने दिए। तो पापा अंदर ले जाके पापा को वही बुखार टेस्ट किए, खांसी तो नहीं है, बॉडी शेक तो नहीं होता है, ठंडी तो नहीं लगती, ये सारा क्वेश्चन किया गया। तो हमने बोला कि उनको ये सब नहीं है, उनको स्ट्रोक की सिम्टम्स है, आप अगर उनमें ध्यान देंगे तो सही है। पर हाँ, उनका ये समझ आता है कि ये भी नेसेसरी है कि अभी जो कोविड-19 फैल रहा है इस वजह से देख रहे हैं। पर हमें तो पता चल रहा है कि उनके जो टाइम ज़्यादा ले लेंगे डॉक्टर हर एक हॉस्पिटल में, तो उनकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर वहाँ पे गए हम एंड फिर वहाँ पे डॉक्टर को किसी ने कॉल किया, जूनियर डॉक्टर थे वहाँ पे कोई। तो उन्होंने जिनके घर से हम आए हैं लौट के उनको कॉल किया, उसी डॉक्टर को। कॉल करने के बाद डॉक्टर से बातचीत हुई, पुराने कुछ रिपोर्ट्स थे पापा के, वो दिखाए। तो उन्होंने कहा कि उनको आईसीयू में भर्ती करना होगा। एंड तो काफ़ी हॉस्पिटल जो थी, नर्सिंग होम जो थी काफ़ी बड़ी थी। तो उन्होंने कहा नर्सिंग होम में क्यों, मतलब हमने पूछा ठीक है स्ट्रोक है, समझ आ रहा है। तो उन्होंने कहा अभी भर्ती कर दीजिए आईसीयू में, और फिर आप थोड़ी देर में ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। तो
बात ये भी थी कि जब हम पेशेंट को लेके कहीं पे भी जा रहे थे तो एक को ही जाने के लिए मिल रहा था और मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं जाऊँ अंदर, क्योंकि मैं थोड़ी बातचीत ठीक से कर लेती हूँ डॉक्टर को शांति मिजाज से। और भैया जो है गुस्सा कर बैठते हैं। मेरे भैया थोड़े शॉर्ट टेम्पर है तो वो थोड़ा गुस्सा कर लेते हैं, क्योंकि पापा की मैटर है तो थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा कर लेते हैं। तो सब चाहते थे मैं अंदर जाऊं डॉक्टर के पास, तो मैं गई और मुझे ये सारा पता चला। तो मुझे लगा ही था कि अगर नर्सिंग होम में आईसीयू में भर्ती करना है तो काफ़ी लंबा चौड़ा एस्टिमेट होगा उनका, लंबी चौड़ी पैकेज होंगी। तो मैंने घर वालों से बात की, फिर डॉक्टर से बात की, डॉक्टर से सारा बातचीत कर लिया कि एस्टिमेट कितना होगा खर्चा एंड ऑल। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको जब नेक्स्ट दिन मतलब कि आज जब आपको पहला बिल मिलेगा वो होगा 30,000 का, मतलब कि 30,000। तो पहले दिन का, और आईसीयू में एक दिन में कभी ट्रीटमेंट नहीं होती है। और उन्होंने कहा कभी एक रिपोर्ट से भी ट्रीटमेंट नहीं होती है, रिपोर्ट बार बार निकालनी होगी बार बार। मतलब कि हम अगर 5 दिन भी रखते हैं डॉक्टर तो ऐसा ही कुछ, पहला दिन 30,000 होगा, उसके बाद 20-25,000 तक आ जाएगा जो सारे खर्चे हैं। तो 20-25,000 करके डेली का 4 दिन पकड़े तो 1 लाख, एंड पहला दिन जो है 30,000, मतलब ऑलमोस्ट 30,000। उसके बाद दवाई वगैरह सब है तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास अगर खर्चा मिलाया भी जाए तो 1.5 लाख के आसपास खर्चा आने को है। सो हमने बातचीत की घर पे एंड ये हुआ हमारे साथ। तो डॉक्टर के पास जब हम गए, डॉक्टर के पास जाने के बाद हमें नहीं चाहते थे कि उतना पैसा डिपॉजिट करें एडमिट करने के लिए, एंड हमने वहाँ पे डिस्चार्ज करवाना ही सही समझा। तो डिस्चार्ज के लिए उन्होंने जितना भी देखा था, सजेस्ट किया था कि स्ट्रोक है एडमिट करना होगा, उसके लिए वो मतलब पेशेंट को देखने का चार्ज मांग रहे थे, बोल रहे थे डिस्चार्ज करवा के लाइए फीस दे के। तो हम जब डिस्चार्ज करवाने के लिए गए फीस दे के, तो वहाँ पे हमें बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि लाइन में कोई नहीं था। ऑलमोस्ट एक लोग थे, वो भी हॉस्पिटल के थे, उनसे बातचीत किए जा रहे थे, उनसे बातचीत किए जा रहे हैं। हम एक पेशेंट को डिस्चार्ज करवाने के लिए 15-20 मिनट या आधा घंटे के आसपास खड़े हैं, पर उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि एक इमरजेंसी पेशेंट है, उनको जितना जल्दी डिस्चार्ज किया जाए उतना ही अच्छा है, वरना उनका जो प्रॉब्लम है और गहरा हो सकता है। सो गाइस, हमने घर पे बातचीत मतलब माँ भी थे, भैया भी थे, तो हमने बातचीत की। सच बात बोलूँ तो हमारा उस टाइम पे इतना हैसियत नहीं है कि हम इतना ज़्यादा हॉस्पिटल में खर्चा कर पाए अभी, एंड सडनली इतना बड़ा अमाउंट निकाल भी नहीं सकते, मतलब हो तो निकाले, ऐसा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम कोई सरकारी अस्पताल ले जाएंगे उनको। बस वहाँ से हम उनको सरकारी अस्पताल लेके गए, एंड जब सरकारी अस्पताल उनको लेके गए तो वहाँ पे पहले तो एक लंबा चौड़ा लाइन था, इमरजेंसी में दिखाने के लिए भी लाइन था, क्योंकि सारी जगह में, सारे नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल में बस एक ही चीज़ का डर है, कोविड-19। कहीं कोई बुखार से ना आया हो, किसी को कोविड-19 हुआ ना हो कि जो आ गए और टेस्ट रिपोर्ट करवाने पड़े। एज़ यूजुअल मैं कोलकाता से हूँ, अभी कोलकाता में ही हूँ, और कोलकाता में एक ही हॉस्पिटल है कोविड-19 टेस्ट करने, एंड कोविड-19 अगर किसी को हुआ है या फिर कोरोना वायरस किसी को लगा है तो वो एक ही हॉस्पिटल में जाए, जो कि है आईडी हॉस्पिटल, बेलेघाटा में आता है। तो जब आईडी हॉस्पिटल में वो जाएंगे तो उनको वहीं पे ट्रीटमेंट होगी। 1 या 2 अस्पताल में वो जा सकते हैं, मतलब कि कुछ निश्चित अस्पताल किया गया है जहाँ पे वो चेक कर सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो गाइस, अभी हम जो गए थे उनमें से कोई भी हॉस्पिटल नहीं था वहाँ पे, तो वो वाले हॉस्पिटल में से कोई भी नहीं आता है, पर फिर भी सबको डर था कि कोई पेशेंट ऐसा ना आ जाए वायरस से जिनको हुआ है। तो इमरजेंसी लाइन था और धूप में खड़े थे, पापा को बस गाड़ी में बिठा के रखे थे, कार में एसी चल रहा था, तो उस पर टेंशन इस बात की थी कि वो टाइम निकलता जा रहा है। हम जब
2-3 हॉस्पिटल घूम के, डॉक्टर से घूम के हम जब ऑलमोस्ट एक सरकारी अस्पताल जाके पहुँचे, तब बज रहा था कुछ 11 बज रहा था। एंड 11 बजने के बाद हम जब वहाँ पे लाइन लगाए तो पापा का ट्रीटमेंट ऐसा कुछ हुआ 12 बजे तक शुरू हुआ। तो 12 बजे शुरू होने के बाद हमें जो पता चला, तो जब हॉस्पिटल में हम गए तो लंबा चौड़ा लाइन ढेरने के बाद टिकट करना पड़ता है पहले। तो पापा जो है डॉक्टर को, मतलब हॉस्पिटल उनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी, सरकारी अस्पताल बिल्कुल नहीं पसंद है। तो वो जब गए, डॉक्टर को कुछ बोल ही नहीं रहे, मतलब ऐसे प्रिटेंड कर रहे कि जैसे उनको कुछ हुआ ही नहीं, पर अंदर से बीमारी है, बातें बातों के ऊपर आ रही है, अटक जा रही है, पर उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब इस बात से सच में मैं पापा से गुस्सा हूँ कि आप अपना टाइम खुद खा रहे हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, यू शुड कोऑपरेट विद अस, पर क्या करें। अब उनको दवाई ववाई खाना पसंद नहीं है, हॉस्पिटल में भर्ती होना या फिर हॉस्पिटल में रहना पसंद नहीं है। तो उनको लगा कि नहीं, मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट कर लेंगे, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी तो उन्होंने कहा नहीं। तो मुझे जितना दिखा, मैं जितना फ़ील की कि हाँ उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने डॉक्टर से कहा एंड डॉक्टर से ये भी कहा कि उनको स्ट्रोक के सिम्टम्स है, हम जब से देख रहे हैं सुबह से, तो उनको स्ट्रोक की सिम्टम्स है, प्लीज़ आप एक बार चेक कीजिए। तो डॉक्टर ने जब अच्छे से चेक किया तो डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाने के लिए बोला, जो कि सरकारी अस्पताल में। तो हमने सीटी स्कैन करवाया वहाँ पे पापा को ले जाके, एंड सीटी स्कैन रिपोर्ट में ठीक से पता चला हमें कि हाँ उनको एक स्लाइट स्ट्रोक है। तो ये स्ट्रोक, पर हाँ वो तब भी ठीक थे, तब भी थोड़ी बहुत बातचीत कर ले रहे थे। तो वहाँ पे डॉक्टर आया, डॉक्टर ने पहले कहा कि इनको एडमिट कर दीजिए, वहाँ पे एक जूनियर डॉक्टर था, उन्होंने कहा एडमिट कर दीजिए। पर थोड़ी देर बाद उनका एक डिपार्टमेंट से, मेडिसिन डिपार्टमेंट से एक और डॉक्टर आया एंड डॉक्टर ने ये कहा कि ये दवाई लाइए। उनको नेबुलाइज दिया गया एंड एक दवाई दिया गया प्रेशर का, एंड रात को भी खाने के लिए एक दवाई दिया गया, पर दोपहर में या फिर इमरजेंसी में खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। और उन्होंने कहा कि आप घर ले जाइए। तो हम भी थोड़ा डर रहे थे कि अस्पताल में रखना सही नहीं है, क्योंकि सरकारी अस्पताल सबको ही पता होता है कि कैसा होता है एक्चुअली में। तो ऊपर से अभी कोविड-19 के पेशेंट्स भी आ रहे हैं, और कब क्या पेशेंट कहाँ पे भर्ती हो जाए उतना गारंटी भी नहीं है। डॉक्टर खुद डर रहे हैं, वो भर्ती नहीं करना चाहते थे। और हमने भी सोचा कि अगर डॉक्टर बोल रहे कि छोड़ दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हमने भी यही सोचा कि कोई ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती करने की। यूजुअली जो होता है सरकारी अस्पताल बेड खाली होते हुए भी भर्ती नहीं करना चाहते, तो हमें लगा कि इससे ज़रूरत नहीं होगी शायद, क्योंकि पापा खुद बोल रहे थे कि हाँ चलो ठीक है, हम ठीक है। तो हम घर उनको लेके आ गए, थोड़ा दवाई खिला के, इंजेक्शन दिए हाई प्रेशर का। उनको प्रेशर था, उनका जो प्रेशर नापा था, जब उनका प्रेशर ऐसा कुछ था 200 अप में था एंड डाउन में 120 ऐसा था, तो जो कि बहुत ज़्यादा है। तो जब उनको डॉक्टर की दवाई दिया गया तो इंजेक्शन भी लगाया गया प्रेशर का, तो थोड़ा ठीक लगने लग गया हमें भी। हम घर लेके आए, घर लेके आने के बाद थोड़ी फ्रेश होके पापा को थोड़ा नहला धुला के अच्छे से रख के थोड़ा खाना खिलाने ही बैठाए थे कि उनका हाथ मुंह तक पहुंच नहीं रहा था। तो वो देख के कुछ शांति नहीं मिली थी कि नहीं, इनको प्रॉब्लम है शरीर में। तो हम बस ये डिस्कस ही कर रहे थे, मैं भी शुभम के साथ बात कर रही थी फ़ोन में। ऐसे डिस्कशन चल ही रहा था कि मम्मी सडनली आके फिर से मुझे रूम से बुलाने लगी कि जिनी चलो, कि चलो तुम्हारे पापा को फिर से तकलीफ़ हो रही, चलो। तो हम गए नीचे। उस टाइम पे कुछ 3:30 बज रहा था, हम जब हॉस्पिटल से लौटे थे तो 2 बज रहा था। फिर नहा धो के खाना खाने में, क्योंकि हॉस्पिटल का कपड़ा था और बाहर का था, अभी कोविड-19 चल रहा है, जिस वजह से हमें बहुत साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। बाहर का कपड़ा आके पहले धोना, नहाना, सैनिटाइज़र से साफ़ करना, फ़ोन वगैरह सब कुछ, उसके बाद ही हम रूम में एंटर कर सकते थे, मतलब कि कुछ काम कर सकते हैं। तो ये सब करते करते 3 बज गया। फिर हम खाना खाए एंड 2:30-3 बजे खाना खाए। फिर से मम्मी मुझे जो बुलाने आई 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। इस बीच में 1 घंटा या 1.5 घंटा शायद रेस्ट किया था मैंने, पर पापा को अंदर तकलीफ़ हो ही रही थी और मम्मी पापा के रूम में थे, दोनों एक साथ थे। तो पापा ने बोला पिंकू को बुलाओ, मेरे बेटे को बुलाओ, तबीयत ख़राब है। तो मम्मी बुलाने आई मुझे,
फिर मैं और भैया दौड़ते हुए फिर से गए। पापा बोल रहे मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, पर पापा को सरकारी अस्पताल नहीं जाना है, नहीं जाना है। अब बहुत गुस्सा कर रहे थे, और गुस्सा कर रहे थे उस बीमारी में, मतलब उनके हाथ पैर ऐसे शेक हो रहे थे, लाइक बहुत ज़्यादा। मैं तो उतना शेक कर भी नहीं पा रही, बहुत ज़्यादा उनका हाथ और पैर शेक हो रहा था। तो शेक होने की वजह से हम फिर बहुत सोचे, सोच समझ के अल्टीमेटली हमें लगा कि नर्व के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो साइंस। फिर हम घर से निकले फाइनली, बहुत सोच समझने के बाद, 1 डेढ़ घंटा सोचने के बाद हम निकले कि कहाँ लेके जाया जाए जहाँ पे ट्रीटमेंट हो। फिर हम निकले। लाइफ में पहली बार ये फील हुआ कि मेडिक्लेम करवाना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि पापा जाने के लिए राज़ी ही नहीं थे कि हाँ उनको हॉस्पिटल जाना है, नहीं है, उनको नहीं जाना है हॉस्पिटल। तो पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि मेडिक्लेम करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी जो सुबह जो एस्टिमेट हमें मिला था, लाइक 1.5 लाख के आसपास, अगर उनको ठीक करना है तो 1.5 लाख रुपए इस समय पे निकालना, लॉकडाउन के समय पे वैसे भी बिल्कुल भी इजी नहीं है नॉर्मली एक गरीब घर में या फिर मिडिल क्लास फैमिली में। तो पर हमने फिर सोचा कि चलो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ कर लेंगे। शायद ये डिसीजन हम सुबह ही ले लिए होते, पर हमें फिर लगा कि नहीं, पापा अगर नहीं भर्ती होना चाहते और जो वो नहीं चाहते, उनको डर लग रहा है, वो मुझे इतना भी बोल रहे हैं कि मुझे सरकारी अस्पताल नहीं जाना है, वो लोग मुझे इंजेक्शन दे के मार देंगे। लाइक मुझे ये फील हुआ कि पापा को बहुत ज़्यादा अंदर से डर है, जो कि ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों होंगे, कोई पेशेंट आएंगे तो उनको इंजेक्शन देके क्यों मारेंगे। पर पापा को डर लग रहा था कि तुम लोग मुझे छोड़ के आ जाओगे, फिर वहाँ पे मुझे मार डालेंगे। मैंने बोला ऐसा नहीं होता है, पर मेरे ऊपर गुस्सा करने लगे कि ऐसा ही होता है। मैंने बोला ठीक है, रिलैक्स हो जाओ आप, कोई बात नहीं, हम चलेंगे कहीं बेटर हॉस्पिटल में चलेंगे। तो भैया ने फिर डिसीजन लिया कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी, मतलब कि इंडिया में सेकंड टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है, जो कि है न्यूरो साइंस। नर्व के डॉक्टर है, और पापा को न्यूरोलॉजी डॉक्टर की ज़रूरत थी, क्योंकि नर्व से होता है जो ब्रेन स्ट्रोक होता है, अंदर के पल्स में ब्लड जम जाता है, या तो पल्स से ब्लड ऐसे निकलते हैं, पल्स फट के। तो पापा ने तो उसने कहा, जब नहीं, आपको नर्सिंग होम ही ले जाएंगे, आपको डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे, ऐसे डॉक्टर के पास जहाँ पे आपको डर लग रहा है, सरकारी अस्पताल नहीं ले जाएंगे। तो हम फिर शाम को निकले। न्यूरो साइंस में जब गए, न्यूरो साइंस में भी सेम है कि डॉक्टर के साथ, मतलब पेशेंट के साथ कोई एक ही अंदर जा सकता है। मतलब कि ये सुबह से हम 4 हॉस्पिटल में घूमे थे, न्यूरो साइंस को लेके 5 4 ऑलमोस्ट, और एक डॉक्टर का घर पे, मतलब पेशेंट को ले जाओ तो साथ में एक इंसान ही जा सकता है अंदर पेशेंट की फैमिली में से। तो वहाँ पे भी मैं गई, और न्यूरो साइंस के वहाँ पे डॉक्टर ने सुबह जो हमने रिपोर्ट करवाया था सरकारी अस्पताल से सीटी स्कैन का, उन्होंने रिपोर्ट तो नहीं मिला था, प्लेट मिला था, तो वो प्लेट उन्होंने देखा सीटी स्कैन का। एंड वो प्लेट देखने के बाद डॉक्टर ये बोले कि हमारे यहाँ पे जो है टोटली न्यूरो साइंस है, मतलब नर्व के डॉक्टर है, पर जो सरकारी अस्पताल थे वहाँ से ये रिकमेंड किया है नर्व या चेस्ट, दोनों से हो सकता है। स्ट्रोक जब होता है दो चीज़ इफेक्ट होती है। तो अगर आपके पापा को चेस्ट की डॉक्टर होती, तो अगर ये नॉर्मल टाइम पे होती तो हम बाहर से डॉक्टर को बुला सकते थे, पर अभी लॉकडाउन के टाइम पे हम बुलाएंगे भी तो कोई नहीं आएगा डॉक्टर, क्योंकि हर एक डॉक्टर का भी खुद का हॉस्पिटल होता है, खुद अपना हॉस्पिटल, खुद अपना नर्सिंग होम छोड़ के कोई नहीं आएगा। तो डॉक्टर ने मुझे ये समझाया कि हमारे यहाँ से आपको टोटल क्योर नहीं मिल पाएगी, और हम नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो हम फिर वहाँ पे कुछ एस्टिमेट पूछा नहीं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली हमें बोल दिया था कि यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो उन्होंने हमें ये भी सजेस्ट किया, मतलब कि मुझे ये भी सजेस्ट किया कि आप कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ले जाइए, जहाँ पे उनको ऑल ओवर ट्रीटमेंट मिले, जो भी उनको ज़रूरत होगी, क्योंकि एक पेशेंट को कब क्या कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी कोई नहीं बोल सकता है। तो गाइस, हम उनको जब ले गए तो बहुत सोचा, फिर वहाँ से निकल के फिर हमारा धीरे धीरे दिल टूटने लगा था। और हाँ, न्यूरो साइंस के वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा कि आपके पापा का जो पल्स में जो ब्लड जम गया है,
वो अंदर का सीरा जो है, मतलब कि अंदर का जो पल्स है, वो धीरे धीरे फूलने लगेगा और आपके पापा की बातें और अटकने लगेगी। तो हमने वो रियलाइज़ किया, क्योंकि सुबह जब उनको हुआ था ये प्रॉब्लम, तो उतना उनको बात करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी जितना शाम को होने लगी। लाइक जब जैसे ही टाइम गुजरता गया उतना ही उनको बातें अटकती गई। और जब हम न्यूरो साइंस हॉस्पिटल में ले गए थे तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा बात वो नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर पूछ भी रहे थे तो उनको ऐसा हो रहा था, बात ही नहीं कर पा रहे, कोशिश कर भी नहीं पा रहे, मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही ठीक से। तो सच बात बोलूँ तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं डिप्रेशन लगने लगा था सबको, घर वालों को, कि क्या होगा, कहाँ ले जाएंगे इस टाइम पे। तो हमने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं, हम बस सोचे कि हाँ नज़दीकी जो भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा भर्ती कर देंगे, पैसों का बाद में सोचेंगे। ये सोच के फिर हम दूसरे एक हॉस्पिटल लेके गए। हम वो भी कोलकाता का काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था, हम उनका उसका नाम नहीं ले सकते। वो हॉस्पिटल में हम जब लेके गए, बोला कि स्ट्रोक है, ऐसे ट्रीटमेंट अभी चालू हो जाएगी, पर इतना एस्टिमेट खर्चा है। और वहाँ पे मुझे ये बोला गया कि 40,000 डिपॉजिट करना होगा, मतलब कि 40,000, और पर डे का जो बिल आएगा वो है 50,000। तो सुबह जो हॉस्पिटल में गए थे उससे भी ज़्यादा ये लंबा चौड़ा बिल है। और सच बात बोलूँ तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ये फील हुआ कि हम इतना कुछ करते हैं लाइफ में, इतना पैसा खर्चा करते हैं, पर हम मेडिक्लेम नहीं किए। पापा ने कभी मेडिक्लेम नहीं किया, मम्मा ने कभी मेडिक्लेम नहीं किया, और हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, जो कि नॉर्मली जो हॉस्पिटलों में रहते हैं, लाइक नॉर्मली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ESI मिलते हैं, फैमिली के लिए ESI मिलते हैं। पर मेरा ऐसा है कि मैं पर्टिकुलर कोई जॉब नहीं करती, मैं बस कुछ ही टाइम के लिए थोड़ा बहुत जॉब की थी, जो कि कॉल सेंटर में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। उससे मुझे कोई हेल्प नहीं मिल सकता है, क्योंकि मैं वो जॉब छोड़ चुकी हूँ और वो मेरा टारगेट नहीं है। जैसे कि मेरी अभी फाइनल ईयर चल रहा है, ऑलमोस्ट मेरा लॉ कंप्लीट हो जाएगी तो मैं लॉयर बन जाऊँगी। तो लॉयर बनने के बाद तो हम बस डॉक्टर के पास गए एंड उस टाइम पे फील हुआ कि मेडिक्लेम कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग एम्प्लॉय होते हैं ESI मिलता है तो उनका तब भी चल जाएगा, ESI के पैसे मिल जाते हैं। पर जो लोग नहीं करते हैं, लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन, जहाँ पे कोई पर्टिकुलर नौकरी नहीं करते किसी के पास, उनको मेडिक्लेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेडिक्लेम कोई अमीर लोग करे ऐसा नहीं है, अमीर लोग होंगे तो उनको ज़रूरत क्यों होगी मेडिक्लेम की। बात ये भी है, अगर अमीर है तो आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। मेडिक्लेम ज़रूरत सबको है, पर अमीर लोग होंगे तो मुझे ऐसा लगता है अमीर से ज़्यादा गरीब एंड मिडिल क्लास फैमिलियों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुझे कल बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ और अंदर से बस एक ही आवाज़ आ रही थी कि मेडिक्लेम क्यों नहीं है हमारा। अगर मेडिक्लेम होता और पापा का, हम ये ज़िद भी रख सकते थे। उनको सरकारी अस्पताल में नहीं भर्ती होना है, उनको कोई नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती होना है, जहाँ पे उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिले। उन 10 पेशेंट के साथ उनको ना मिक्स किया जाए, उनको ट्रीटमेंट मिले, वो ठीक होना चाहते थे। अंदर से एक चीख भी आ रही थी, जो कि मुझे अभी भी आ रही है, कि मेडिक्लेम क्यों नहीं थे भाई। मेडिक्लेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल मुझे फील हुआ। और मेरे घर के पास एक भैया है, सिद्धार्थ भैया, जो कि LIC करते हैं। उनसे मैंने कल ही कॉल किए रात को कि भैया आप एक बार आओ, कल सुबह इतने बजे तक आओ, मुझे समझाओ मेडिक्लेम का क्या प्रोसीड्योर है, कितना मिलता है। मेडिक्लेम में 100% शायद नहीं मिलता है, मैंने भी सुना था। तो मैं पूछूंगी कि कितना मिलता है, आपको बताओ मेडिक्लेम में करने का फ़ायदा क्या है। और मैं कुछ हो ना हो, मेरा अगला टारगेट होगा मेडिक्लेम करना, पूरी फैमिली की कवरेज करना। और मेरे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी फैमिली हैं, मैं वही सलाह देना चाहूँगी। मैं आप सबको भी यही सलाह देना चाहूँगी, चाहे आप शॉपिंग ना कीजिए। अगर आप मुस्लिम फैमिली से ईद आ रहे, शॉपिंग मत कीजिए। हम ईदों में 10,000, 20,000, 15,000, 25,000, 30,000, 50,000 रुपये खर्चा करते हैं। दुर्गा पूजा में 50,000, लाख लाख रुपए खर्चा करते हैं, पर उन लोगों में मेडिक्लेम नहीं होता है। भाई कुछ हो ना हो, लाइफ में मेडिक्लेम करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई पॉलिसी ना करो, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि पॉलिसी सब लोग लेके नहीं जा सकते, पर मेडिक्लेम बहुत ज़रूरी है, बहुत।
क्योंकि जो मेरे साथ हुआ, जो मेरी पूरी फैमिली के साथ हुआ, जो मेरे पापा के साथ हुआ, वो आप सबके साथ ना हो। मैं बस इतना बोल मेरे को बस इतना फ़ील हो रहा है, मैं यही फीलिंग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसको बस बातों को मत अपने ऊपर लीजिए, मेरी फीलिंग जो इसको समझिए कि मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं कितनी मतलब मेरी पूरी फैमिली कितनी परेशान हुई है कल, कितनी ज़्यादा परेशान हुए, कितने ज़्यादा हमें घूमना पड़ा, कहीं ना कहीं तो एम्बेरस भी होना पड़ा कि हाँ हम नहीं भर्ती करना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारा उतना हैसियत नहीं है। क्यों सब लोग, हाँ मुझे एक बात, ये मेडिक्लेम वाली बात इसलिए फील हुआ क्योंकि कोई भी हम नर्सिंग होम में जा रहे थे तो वहाँ पे बोल रहे थे आपके पास कोई मेडिक्लेम का कार्ड है, कोई इंश्योरेंस है, कुछ है। और हम मुझे शर्म आ रही थी बोलने में कि नहीं है। ओके गाइस, तो जहाँ पे लास्ट हम लेके गए थे उनको 50,000 का एस्टिमेट, मतलब कि एक दिन में 90,000 का एस्टिमेट बताया गया डिपॉजिट लेके। उन्होंने कहा कि आपके पापा को जो हुआ है वो ज़्यादा बड़ा अटैक नहीं आया है, तो आप कुछ छोटे मोटे नर्सिंग होम में भर्ती कर दीजिए, पर हाँ घर पे मत ले जाइए क्योंकि उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। घर पे ले जाएंगे तो उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा और उनका जो नर्व है वो धीरे धीरे फूलता रहेगा। तो ये सुन के और ज़्यादा टेंशन हो रही थी, और हम लोग अपने घर के आसपास जितने हॉस्पिटल है अच्छे वहाँ पे घूम चुके, वहाँ पे नहीं भर्ती कर सकते। एक ने कहा सिस्टम नहीं है, जो पिछली बार पापा को जिसमें भर्ती किए थे उन्होंने कहा अभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, और दूसरे हॉस्पिटल में बजट बहुत ज़्यादा है एस्टिमेट। तो फिर हम बहुत सोचे, मेरी एक सहेली है मेरे घर के पास, वो मेरे घर के पास एक नर्सिंग होम में काम करती है, और वहाँ पे हमको ज़्यादा खास पसंद नहीं करते हैं जाना उस नर्सिंग होम में। जान में हमारी भी जान पहचान की है, पर हमारे पास कोई और चारा नहीं था। तो मैंने अपनी सहेली को कॉल किया कि तुम्हारे हॉस्पिटल में नर्सिंग होम में कोई न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर है, आज अरेंज कर सकती हो? तो उसने बहुत कोशिश की, मैं हार्टली उसका थैंक्स बोलना चाहूँगी। उसका नाम है पूजा। पूजा, थैंक यू सो मच। एंड हमेशा याद रखूँगी ये बात मैं लाइफ लॉन्ग, इसलिए ही यूट्यूब वीडियो में भी तुम्हारा नाम इसलिए डिक्लेयर कर रही हूँ ताकि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि दिलजानी भूल जा रही है तो तुम ये चीज़ देख सकते हो। तो मैं लाइफ लॉन्ग याद तो रखूँगी जो भी है गाइस। तो मैं उसके पास उसको कॉल लगाई एंड उसको बोला कि कुछ अरेंज करो। तो उसने बहुत कोशिश किया, कोशिश करने के बाद उस टाइम पे हो रहा था रात के 8:30 बज रहे थे। हम लोग शाम के 6:30 बजे से घूम रहे पापा को लेके, 2 घंटा इधर उधर उधर उधर। तो उसने कहा कि आप जल्दी आओ, एक डॉक्टर है जिनका हॉस्पिटल है वही डॉक्टर वहाँ पे बैठे हैं अभी भी, वो फ़िलहाल के लिए रात तक ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, चेकअप कर लेंगे। कल सुबह आपके पापा के लिए न्यूरोलॉजिस्ट आएंगे एंड वो तुम्हारे पापा को देख लेंगे। तो थोड़ी बहुत शांति मिली, और वैसे भी कहीं पे कोई गुजारा नहीं हो रहा था, ना हमारे पास मेडिक्लेम है ना कुछ है, कहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करें। हॉस्पिटल में पापा भर्ती होना नहीं चाहते थे, और नर्सिंग होम में जो है वहाँ पे हमारा हैसियत नहीं थी बड़े। तो और हमें जब मैं लास्ट नर्सिंग होम में गई वहाँ पे हमें यही सलाह दिया गया कि आप कोई छोटे नर्सिंग होम में भर्ती कर दीजिए, वहाँ पे भी ट्रीटमेंट होगा तो आपके पापा सही हो जाएंगे, क्योंकि उनको इतना बड़ा कुछ नहीं होगा। और उन्होंने ये कहा कि वो जो ट्रीटमेंट करेंगे हम भी वही ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप वहाँ पे भी भर्ती कर सकते हैं। तो ये सुन के कहीं ना कहीं अच्छा लगा कि हाँ, को हाई फाई हॉस्पिटल में भर्ती करने से कुछ नहीं हो जाएगा। ये मुझे सलाह मिला कि छोटे हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट होती है, कुछ विश्वास की बात है और थोड़ी पेशेंस और थोड़ी कॉन्फिडेंट की बात है। डॉक्टर से कॉन्फिडेंटली बात करो कि हाँ पापा को सही हो जाएंगे, कितने दिनों में सही होंगे। उनको क्वेश्चन, थोड़ी बहुत क्वेश्चन कीजिए ताकि उनको लगे कि आप अपने पेशेंट को लेके कितना सीरियस है। सीरियस तो है ही, ये सब सोचने वाली बात नहीं होता है, वैसे भी ये खुद ही से आता है उस टाइम पे, उस सिचुएशन पे। तो फिर हम वहाँ पे भर्ती किया, और सच बात बोले वहाँ पे जाके इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला, सब हमारे लिए वेट कर रहे थे कि हाँ ऐसे पेशेंट आएंगे। और जब पापा को लेके गए तो डॉक्टर अपने चैम्बर से ये बोल के निकले, अच्छा वो लोग आ गए, ऐसा। तो सुन के बहुत शांति मिली कि हाँ यहाँ पे ज़रूर पक्का सही ट्रीटमेंट हो जाएगा। कि हमारे लिए जब किसी पेशेंट के लिए डॉक्टर वेट कर रहे हैं, उनको सही करना है, तो ज़रूर यहाँ पे सही ट्रीटमेंट होगा। तो हम बहुत जगह घूमे, ऑलमोस्ट सुबह से 4-5, सुबह से ऑलमोस्ट 5 और डॉक्टर के हाउस लेके 6
6 जगह हम घूम चुके थे। लास्ट भी बार जो है 7 नंबर जगह हम गए, और हर एक जगह घूमने के बाद डिप्रेशन ही मिली, और डर बढ़ रहा था टाइम के साथ कि पापा को कुछ हो ना जाए। तो वो चीज़ हुआ नहीं। अच्छी बात है कि वो कुछ अच्छी बात ये है कि कुछ हुआ नहीं। तो हम ट्रीटमेंट करके अभी रात को हम पापा को रात के 10 बज रहा था, रात के 10 बजे पापा को भर्ती किए। देखा कि तुरंत उनका ट्रीटमेंट चालू हो गया, आईसीयू में भी भर्ती है वो। ওইসব ভাবছো কেন? পরে বলবো। এখন তোমার ভাবার কথা কি হলো? তো সুস্থ হয়ে বাড়ি যাবে, সকালে ডাক্তার বলে দিয়েছে। হ্যাঁ, আর 3 দিনের মধ্যে না, সকালে ছুটি, 3 দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি যাবে। 3 দিন পর, আজকে তো 1 দিন, ঠিক আছে? সুস্থ না হলে নিয়ে যাবে না, 3 দিন পর নিয়ে যাবে, ছেড়ে দিবে। ঘরে গিয়ে করবো তো গরম, এখানে এসিতে আছে, আরামে আছে, ঘরে রান্না হয় তো 3 দিন থাকে। The flank is तो अभी सुबह के 10 बजे उन्होंने कहा कि मिलने का टाइम है, और हमने जितने भी सपोर्ट की ज़रूरत थी दवाई खरीद के दे के आए उनको। डॉक्टर देख रहे हैं। सुबह डॉक्टर ने कहा 10 बजे मिलो, मतलब 10 बजे आप पेशेंट के साथ मिल सकते हैं। तो हम अभी निकलेंगे। अभी ऐसा हो रहा है, अभी 9:40 हो रहा है, निकलेंगे अभी थोड़ी देर में। बस आप लोगों के साथ ये शेयर करना था गाइस। माफ़ी चाहूँगी ये वीडियो अगर लंबा हो जा रहा है तो, पर मेडिक्लेम करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मेरा ब्लॉगिंग चैनल है तो वीडियोस लंबे होंगे, पर मैं कोशिश करती हूँ जब मैं DIY बनाऊँ छोटे करने की, या फिर वीडियो को थोड़ा छोटे रखने की। पर ये मैं पूरा स्टोरी इसलिए समझाना चाहती थी कि हमें कितना हैरेस होना पड़ा, कितना डिप्रेशन में जा रहे थे हम लोग धीरे धीरे। पापा की कष्ट, पापा कैन यू इमेजिन, एक पेशेंट सुबह 6 साढ़े 6 बजे अटैक आया उनको स्ट्रोक आया, और हम रात के 10 बजे उनको ट्रीटमेंट मिला। बीच में उनको बस थोड़े बहुत इंजेक्शन मिला था जो कि सरकारी अस्पताल में थे। तो उनको तकलीफ़ होती जा रही थी, और वो तकलीफ़ हम रख दिए थे जस्ट बिकॉज ऑफ ये सोचने में कि हाँ हम कहाँ भर्ती करें, उतना हैसियत नहीं है। तो ये फील हुआ अगर मेडिक्लेम होता, जहाँ पे 50,000 बोल रहे थे, वहाँ पे एटलीस्ट शायद 30,000 40,000 का सपोर्ट मेडिक्लेम से मिल जाता। बाकी का तो हम निकाल सकते थे घर से। पर ये चीज़ इसलिए फील हुआ कि मेडिक्लेम करवाओ गाइस। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है तुम्हें कि प्लीज़ कुछ करो ना करो, लाइफ में पूरी फैमिली के लिए एक मेडिक्लेम करके रखो ज़रूर। और मैंने कल भैया से पूछा था जो कि मेडिक्लेम इंश्योरेंस करते हैं, उन्होंने कहा कि कुछ ईयरली रिन्यू करना पड़ता है मेडिक्लेम को, और कुछ 17,000 या 16,000 के आसपास, 17,000 या 18,000 के आसपास साल में देना होता है। और उसके बाद मैं आगे जाके आज पूछूंगी, भैया आज आने वाले हैं 12-1 बजे के आसपास, क्योंकि फिर पापा को हमें देखने जाना है 10 साढ़े 10 बजे तक। और फिर उनको जब देख के आऊँगी, भैया कॉल करके ही आएंगे ताकि मैं घर पे रहूँ। वेल गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी मेडिक्लेम के फैसिलिटीज़ क्या होती है, एंड मैं उनसे जो भी बातचीत होगी वो बातचीत आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। सो गाइस प्लीज़ मेडिक्लेम कर लीजिए, मेरी यही रिक्वेस्ट है। एंड सॉरी, माफ़ी चाहूँगी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा हो गया है वीडियो शायद। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस, एंड गाइस होप सो जल्दी मिलेंगे। एंड पापा के लिए प्लीज़ सब लोग प्रेयर कीजिए, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जितने भी व्यूअर्स है, 10-20 जितने भी व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, पापा के लिए प्रेयर कीजिए कि जल्दी ठीक हो जाए। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।